नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ पे निफ्टी में 306 पॉइंट के आसपास परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 2% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। तो वीडियो में आगे चल के हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से रीजन है। यहाँ पे 4 से 5 जो मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। और उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो यहाँ पे कुछ जो है ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें हैं या ये जस्ट केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है और आपकी जो है आगे जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्केट में आगे चल के। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि मार्केट जो है लगभग एक ही डायरेक्शन में गिरता जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आज के इसके हाई और लो की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कल की इसकी पिछली जो क्लोजिंग थी 14,999 पे आज जो है ये ओपन हुआ है अपने पिछली क्लोजिंग से। उसके बाद हाई इसने बनाया 15,010 पॉइंट का और यहाँ पे लो बनाया इसने 14,635 का। और यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग देखिए तो 4,1635 यानी उसके आसपास यहाँ पे जो है क्लोजिंग भी हुई है। तो एक बात जरूर यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कमजोरी दिखाई दे रही है और बिकवाली जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हुई है। उसके अलावा अगर हम कुछ मेजर इंडिसेस की बात करें यहाँ पर रीजन देखने से पहले तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 देख पा रहे होगे लगभग 2% के आसपास गिरावट हुई है। सेंसेक्स में भी लगभग 2.25% गिरावट, निफ्टी बैंक में भी बड़ी गिरावट 1.63 की। और यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ देखने वाली है वो है इंडिया विक्स। विक्स होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये 14.47 लगभग 14.5% से बढ़ा हुआ है और ये बढ़ के हो गया लगभग 25.47। यानी जितनी ज़्यादा ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ती है, जितनी ज़्यादा इंडिया विक्स बढ़ती है उससे मतलब होता है कि वोलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और ज़्यादा वोलेटिलिटी होने का मतलब मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये कि जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट के लिए जो है एक बहुत ही रिस्की फैक्टर होता है। उसके अलावा अगर कुछ और मेजर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे निफ्टी मीडिया में सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है लगभग 3.5% के आसपास। उसके बाद एनर्जी 2.92, निफ्टी आई टी में लगभग 2.89। तो यहाँ पे बड़ी गिरावट है निफ्टी आई टी में, सारे शेयर लगभग गिरे हुए थे। रियल्टी सेक्टर में यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 2.80। उसका पीएसयू बैंक में लगभग 2.65। इसके अलावा कुछ और जो है सेक्टर से जहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट हुई निफ्टी फार्मा देखिए लगभग 2.5% के आसपास। यहाँ पे बीएससी टेक में भी लगभग मतलब 2.5% के आसपास के, बीएससी ऑटो में भी 2.30%। उसके बाद निफ्टी पीएसयू में देखिए 2.14%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.98%। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो मेजर इंडिसेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम गिरावट हुई है वो यहाँ पे है एफएमसीजी। थोड़ा डिफेंसिव होता है, मैंने पहले आपको बता दिया है, एक डिफेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ी कम गिरावट हुई है सबके कंपेरिजन में। उसका टेलीकॉम में भी थोड़ी सी कम गिरावट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी मेटल में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगभग 1.5% के ऊपर की यहाँ पे जो है तेजी दिखाई दे रही है। तो निफ्टी मेटल काफ़ी ज़्यादा तेज रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि निफ्टी मेटल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो वहाँ पे आप जो थोड़ा सा अपना नज़र बना के जरूर रख सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया सारे इंडिसेस के बारे में। चलिए यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा रीजन देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। तो पहला जो सबसे मेन कारण दोस्तों यहाँ पे वीक ग्लोबल मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट चाहे वो अमेरिका से हो या जापान से हो, हर जगह जो है थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रही है। मार्केट थोड़े सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं और सेम जो उसका इफेक्ट जो हमारे इंडिया मार्केट भी पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उसके जो है परसेंटेज या उसके रेट जो आप कह लीजिए यील्ड बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इससे होता है क्या, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए अभी आपके पास 100 रुपये हैं और अभी आपको एक चीज़ खरीदनी जो आपके पास 102 रुपये की मिल रही है। तो अभी आपके पास 100 रुपये हैं तो आप इस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो, राइट। अभी मान लीजिए गवर्नमेंट आपको 8% का जो है इंटरेस्ट पे कर रही है अपने बॉन्ड पे, तो अगले साल आपका पैसा हो जाएगा 108 रुपये, राइट। और मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगभग 4% के आसपास से, तो अगर 4% से 102 रुपये बढ़ेगा तो ये लगभग बढ़ के हो जाएगा लगभग 106 रुपये के आसपास। यानी एक साल बाद जो है अगर गवर्नमेंट आपको 8% का जो है यील्ड दे रही है तो एक साल बाद आप इस चीज़ को जो है खरीदने में सक्षम होंगे, क्योंकि एक साल बाद आपके पास 108 रुपये होंगे। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो 4% की जगह ये 8% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अगले साल ये जो चीज़ 102 रुपये की मिल रही थी अगले साल वो मिलेगी लगभग 108 रुपये के आसपास, राइट, 108 रुपये के आसपास। तो अभी आप देख लीजिए, या इवन शायद 108 से थोड़ा सा ज़्यादा 108 रुपीज़ सम पैसे के आसपास मिलेगी। तो अभी आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो आपको रेट दे रही है उससे आपके पास केवल 108 रुपये थे, लेकिन जो प्रोडक्ट इतना तक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया कि ये उससे ज़्यादा महंगा हो गया, तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाओगे, राइट। तो आप कभी भी ये चाहोगे कि आपको केवल 8% का ब्याज मिले, राइट। तो आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन यार 8% से बढ़ रहा है तो और आप हमें 8% का रिटर्न क्यों दे रहे हो अपने जो है बॉन्ड पे। तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा ये चीज़ बढ़नी चाहिए, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा के मान लीजिए हो सकता है कर दे 10%। यानी अगर ये बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ता है दोस्तों उसका एक सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बस आपको इसको बस इतना ध्यान रखिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में नहीं आता है तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड बढ़ रहा है
गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है, यील्ड मतलब रेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, आप इसको समझिए। और ये डायरेक्टली निगेटिव होता है। अगर आप इसको मैं सिंपल जो है टर्म्स में समझाऊँ तो जितना ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है उसका यील्ड अगर बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस के लिए ये चीज़ जो है निगेटिव होती है स्टॉक मार्केट के लिए। तो बस आप इसको एक तरीके से समझो कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का बॉन्ड का जो यील्ड है वो बढ़ेगा, ये स्टॉक प्राइस में, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव था और इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे गिरावट होती है। तो यहाँ पे सेकंड रीजन ये था। उसके बाद थर्ड रीजन यहाँ पे काफ़ी मेजर रीजन आ रहा है, वो है स्पाइक इन कोविड केसेस। अभी आपको बताओ इंडिया में पिछले 1 वीक से लगभग 5 से 6 दिन से लगातार जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले एक बार काफ़ी मतलब पिछले कुछ हफ्तों में जो है काफ़ी ज़्यादा कम केसेज आने लगे थे, लेकिन हाल फिलहाल में ये केसेज अभी अचानक से बढ़ गए हैं। और अभी आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो महाराष्ट्र में उन्होंने जो है लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया है। महाराष्ट्र के कुछ सिटीज़ में स्पेशली नाइट में जो है इन्होंने कर्फ्यू लगाया है या लॉकडाउन लगाया है। तो उसकी वजह से ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव नीचे मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट भी इस चीज़ को निगेटिव लगी। बहुत सारे बिजनेस होंगे जो कि इससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर यहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन हुआ तो। उसके अलावा फोर्थ रीजन की बात करें तो ऑयल प्राइस जो है, जो क्रूड ऑयल उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जंप दिखाई दे रही है। इसकी वजह से जो मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ ये क्यों मार्केट के लिए निगेटिव है, तो आप इसको बस एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए मैं एशियन पेंट की बात करता हूँ। एशियन पेंट के लिए जो क्रूड ऑयल होता है वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है, राइट। अभी मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो इससे एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी ये एशियन पेंट क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी। अभी देखिए यहाँ से क्या हुआ, एशियन पेंट का जैसे ही प्राइस बढ़ा, ये इसका जो पेंट होता है वो मान लीजिए मारुति यूज़ करती है अपने कार को पेंट करने में, राइट। अब अगर एशियन पेंट्स ने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया पेंट का, तो जाहिर सी बात है मारुति के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर मारुति इनपुट कॉस्ट को बढ़ाएगी तो जो मारुति की जो कार बेचने वाली है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अब जब मारुति के कार का जो प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक आदमी हूँ जहाँ पे मुझे कार खरीदनी है। अब अगर मुझे कार महंगी मिल रही है तो मैं क्या सोचूंगा कि यार क्यों ना ऐसा करता हूँ कि अभी के लिए इसको टाल देता हूँ, कुछ समय बाद जब कार का दाम दोबारा सस्ता होगा तब खरीदूंगा, राइट। तो अभी देखिए क्या हुआ, मैंने कार को नहीं खरीदा, मैंने डिमांड को एक तरीके से कर दिया। यहाँ से डिमांड कम होगी क्योंकि मैंने कार खरीदना थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर दिया। डिमांड कम होगी, मारुति का सेल कम हो जाएगा इस चीज़ से, राइट। जब मारुति का सेल कम होगा तो जाहिर सी बात वो एशियन पेंट से पेंट नहीं खरीदेगा अपने गाड़ी को कम करने के लिए, तो एशियन पेंट की भी डिमांड कम हो गई। अभी देखिए यहाँ पे जो है आपका क्रूड ऑयल बढ़ा था, उससे देखिए क्या हुआ, एशियन पेंट के सेल में भी दिक्कत आ गई, मारुति के भी सेल में भी जो है कमी आ गई। यहाँ पर जो है एंड कस्टमर जो आप थे वो भी इफेक्ट हुए। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि छोटे से केवल एक क्रूड ऑयल के बढ़ने से कितना ज़्यादा जो है इकॉनमी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी जो है एक बहुत ही बड़ा रीजन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिकवाली का। उसके बाद फिफ्थ मैं जो अगर रीजन को दोस्तों में बात करूँ तो वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंसर्न काफ़ी ज़्यादा, ये मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। कई सारे जो ब्लू चिप कंपनी वो तो जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो मार्केट जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है वो भी थोड़ा सा जो, अब देखिए थोड़ा सा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है मार्केट को जहाँ पे जो है करेक्ट होने का। तो ये जो भी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं या क्रूड का दाम जो है बढ़ा या जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उनके यील्ड बढ़े हैं, चाहे वो यूएस के हो चाहे इंडिया का मार्केट हो, ये एक छोटे बहुत जो है ट्रिगर हैं। एक जैसे ट्रिगर मिलता है जो है यहाँ पे लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट में इतनी ज़्यादा बिकवाली होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करूँ तो वो है एफ एन ओ एक्सपायरी। अभी आपको पता होगा थर्सडे को जो है एक्सपायरी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन जो है सारा सेटलमेंट होता है। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर आपने बुक नहीं करा है तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ जाते हैं। तो उस चीज़ के डर से जो है लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है इसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि आज की ये जो सेलिंग हुई है वो क्या बहुत बड़ा जो है मार्केट में कुछ ऐसा रिस्क आ गया या उसकी वजह से, तो मैं तो बोलूँगा मेरे हिसाब से केवल मेयर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से और कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा रीजन मेरे को नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोविड केसेस बढ़ते भी हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन यहाँ पे लगाने जा रही है। हो सकता है थोड़े बहुत नाइट में लॉकडाउन लग जाए, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए किसी बिजनेस के ऊपर। कुछ बिजनेस हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं एक जरूर कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट हुआ है, इसकी वजह से जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म मान लीजिए कोई अगर लॉन्ग टर्म आपने जो है खरीदारी कर रखी है तो मैं तो स्ट्रिक्टली बोलूँगा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी उसको बेचना नहीं चाहिए, डर के आपको स्ट्रिक्टली होल्ड करना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया है कुछ पोजिशनल वगैरह तो आप वहाँ पे जो है जरूर सेलिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप जो है बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वो रीजन जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ पे क्यों जो मार्केट में इतनी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।